रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। अच्छा दोस्तों, आज के दिन ये कहानी मैं आप लोग को सुनाऊं, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात आप लोगों से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि कल मैंने देखा कि आप लोगों के बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए कि सर आपने ये स्टोरी पहले सुना दी है। लेकिन दोस्तों, अगर सच में आप लोगों से कहूँ कि जितनी भी स्टोरीज़ मैंने सुनाई हैं आपको, वो सारी स्टोरी की फहरिस्त मेरे पास में लिखी हुई है। मैं कोई भी कहानी आप लोग को रिपीट नहीं सुनाता, लेकिन जिस तरीके की कहानियाँ, जिस तरीके के क्राइम आजकल हो रहे हैं, उन सारे ही क्राइम में, उन सारी ही कहानियों में एक चीज़ आप लोग को बहुत ही ज़्यादा सिमिलर मिलेगी, और वो चीज़ ये होती है कि जितने भी ये क्राइम होते हैं सेम पैटर्न पे होते हैं। ना इसमें कोई प्लानिंग होती है, बस अवैध संबंध होते हैं और इंसान जज्बात में आकर कत्ल कर देता है, और उसके बाद में पुलिस जब गहनता से छानबीन करती है तो इस तरीके के जो केसेस होते हैं, इनका जो पर्दा होता है ये मात्र 12 घंटे के अंदर ही उठ जाता है। ज़रा सोचिए, इस तरीके के क्राइम लोग जब करते हैं तो सिमिलर सी सारी चीज़ें होती हैं, तो सारी कहानी सुनने के बाद में ऐसा लगता है कि ये कहानी शायद हमने पहले कभी नहीं सुनी है, शायद पहले हमने कभी सुनी है, लेकिन असल में वो कहानी शायद आपने नहीं सुनी होती है, लेकिन पैटर्न एक होता है, सारी चीज़ें एक होती हैं, तो इस वजह से ऐसा लगता है कि कहानी शायद हम पहले सुन चुके हैं। तो आप मेरी तरफ से निश्चिंत रहिए, मैं कोई भी कहानी आप लोग को ऐसी नहीं सुनाता जो रिपीट हो, जो मैंने आप लोग को पहले सुनाई हो, क्योंकि मैं अपना और अपने व्यूवर्स का टाइम का बहुत ज़्यादा ख्याल करता हूँ। और दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, इस कहानी के अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो जिस तरीके से बहुत ही साधारण सी कत्ल की प्लानिंग की गई, जिसके बाद में जब पुलिस तक ये पूरा मामला पहुंचा और पुलिस ने जब इस पूरे केस में छानबीन की, तो इस केस से जो पर्दा था वो महज 8 से 10 घंटे के अंदर ही उठ गया, जबकि ये लोग सोच रहे थे कि वो इस तरीके से क्राइम कर बच कर निकल जाएंगे। तो क्या हुआ था इस पूरी कहानी के अंदर, सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों मैं आप लोग को सुनाऊंगा, बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर आप लोग को वो क्राइम की स्टोरीज़ मिलती हैं जो कहीं ना कहीं रह जाती हैं। बात करें दोस्तों आज की कहानी की, तो आज की कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के अंदर एक जगह लगती है, एक ज़िला लगता है, सीधी ज़िला, भोपाल के अंतर्गत आता है। सीधी ज़िले में एक गांव पड़ता है, भेलकी गांव। और ये जो भेलकी गांव है, इसी में 24 जनवरी साल 2025 को जो नॉर्मल सी रात थी, वही रात गुजर रही थी। रात के तकरीबन 11 बजे के आसपास का समय था। गांव के कुछ लोग सो चुके थे, कुछ लोग जाग रहे थे। अमूमन दोस्तों गांव के अंदर जो लोग होते हैं ये जल्दी सो जाते हैं। अब इस गांव के अंदर भी कुछ लोग जाग रहे थे, कुछ सो गए थे, कुछ लोग नुक्कड़ों से उठकर अपने घरों की तरफ जा रहे थे। लेकिन इसी बीच में इसी गांव के अंदर रहने वाले, भेलकी गांव के अंदर रहने वाले गुड्डू, उनके घर से अचानक से ज़ोर ज़ोर से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती हैं। अब जैसे ही आस पड़ोसियों को ये आवाज़ें पहुंचती हैं, आस पड़ोसी भागते हैं। भागने के बाद में इस गुड्डू के घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन दोस्तों जैसे ही दरवाज़ा खटखटाने के लिए जाते हैं तो दरवाज़ा ऑलरेडी खुला हुआ होता है। अब दरवाज़ा खुला देखकर जो आस पड़ोस के लोग थे ये गुड्डू के घर में पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही घर के अंदर घुसते हैं तो देखते क्या है कि गुड्डू जो है ये फर्श पर खून से लहूलुहान पड़ा हुआ है। जो गुड्डू की पत्नी है ये ज़ारो कतार रो रही है, गुड्डू के जो बच्चे हैं वो भी ज़ारो कतार रो रहे हैं। अब आस पड़ोस के लोग देखते हैं इस तरीके का मंजर, लोग घबरा जाते हैं। गुड्डू की जो पत्नी होती है, जिसका नाम सोनम होता है, उससे पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ हुआ, तुम्हारे पति इस तरीके से खून में क्यों लथपथ है, आखिरकार किसने उसे मारा है, क्या बात है। अमूमन दोस्तों अगर गांव से कुछ लोग ऐसे जाएं, अचानक से किसी घर के अंदर कोई व्यक्ति इस तरीके से मृत पड़ा हो और उसके जिस्म से बहुत ज़्यादा खून बह रहा हो, सर पर चोट का निशान हो, तो हर कोई व्यक्ति घर वाले से यह सवाल ज़रूर पूछेगा कि इनके साथ में क्या कुछ हुआ। अभी जो महिला थी सोनम, ये उन लोगों को बताने में असमर्थ थी, ये कोई भी बात उनको बता नहीं पा रही थी। अच्छा, आस पड़ोस के लोग ये सोचते हैं कि शायद इस महिला को काफ़ी ज़्यादा सदमा लगा है, इस वजह से ये महिला इन लोगों के किसी भी सवाल का जवाब दे नहीं पा रही है। लिहाजा वहीं से कोई व्यक्ति तुरंत पुलिस को फ़ोन कर देता है। पुलिस को जब इत्तला दी जाती है कि इस तरीके से भेलकी गांव के अंदर एक घर है जिसमें गुड्डू और उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चे रहा करते हैं, अचानक से गुड्डू, हमने देखा कि गुड्डू जो है मृत पड़ा हुआ है, उनके घर गए, लेकिन उसके शरीर पर चोटों के निशान दिख रहे हैं। पत्नी से पूछने की कोशिश कर रहे हैं तो वो कुछ भी बताने में सक्षम नहीं है। पत्नी की जो हालत है ये बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब पुलिस जब इस तरीके से चीज़ें सुनती है, पुलिस तुरंत अपनी गाड़ी उठाती है। गाड़ी उठाने के बाद में एसएफएल की टीम, डॉग स्क्वाड की टीम को अपने साथ लेती है, तुरंत उस घर पर पहुंचती है।
लेकिन जब पुलिस वहाँ पर इस घर पर पहुँचती है तो उस घर पर लोगों की एक भीड़ लगी हुई होती है। पुलिस उस भीड़ को चीरती है, चीरने के बाद में आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद में सबसे पहले पुलिस जब उसके घर के अंदर पहुँचती है, गुड्डू के घर के अंदर, तो अंदर का जो दृश्य होता है ये डराने वाला था। दरअसल पूरे ही बाथरूम के अंदर खून के छींटे थे, फर्श पर जगह जगह खून बिखरा हुआ था और उसके बाद में जो गुड्डू था उसको खचेड़ कर बाहर डाला गया था, शायद पत्नी के द्वारा, ताकि फर्श पे भी जो खून के निशान थे वो साफ दिखाई पड़ रहे थे। अब दोस्तों जनवरी का ये मामला, अब जनवरी में अच्छी खासी ठंड भी पड़ती है और उसके बाद में जो पुलिस वाले थे अब इस गुड्डू की पत्नी सोनम से पूछताछ करते हैं कि क्या कुछ हुआ, तुम्हारे पति की ये चोट कैसे लगी। तो जो सोनम होती है ये पुलिस के सामने कहती है कि साहब मेरे पति रात को काम से आए थे, काम से आने के बाद में उन्होंने खाना भी नहीं खाया था, उसके बाद में सोने के लिए जाने ही हम लोग वाले थे और खाना खाते उससे पहले ही मेरे पति सोचते हैं कि चलो एक बार नहा लेते हैं और उसके बाद वो नहाने के लिए जाते हैं बाथरूम में, उनका पाँव फिसलता है, किसी तरीके से फर्श पर गिरते हैं और उसके बाद में उनका जो सर था ये दीवार के एक कोने पर जाके लगता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा खून बह जाता है। मैं जैसे तैसे करके उन्हें बाहर खचेड़ के लेके आती हूँ, लोगों से मदद मांगती हूँ, चीखती हूँ, चिल्लाती हूँ, लेकिन जब तक लोग आते हैं जब तक मेरे पति की मौत हो जाती है। अब इस तरीके की ये कहानी ये महिला पुलिस को सुना रही थी। अब पुलिस वाले बड़ा अचरज में कि एक व्यक्ति है इस तरीके से मृत पड़ा हुआ है। उसके बाद में पुलिस वाले ये देखने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार बाथरूम में ये नहाने के लिए गया था तो वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ साबुन, शैम्पू या फिर बाल्टी में पानी वगैरह भरा गया था या नहीं भरा गया था, क्योंकि जो व्यक्ति मृत पड़ा हुआ था गुड्डू, उसके नाबाल भीगे हुए थे, यानी नहाने से पहले ही ये गिरा था। उसके बाद में जनवरी का महीना ये भी कहीं ना कहीं पुलिस को कन्फ्यूजन में डाल रहा था कि जनवरी के महीने में कौन भला रात को नहाने जाएगा, लोग अक्सर अवॉइड कर जाते हैं। खैर पुलिस वाले जो थे वो इस पूरे मामले में चार्जशीट दाखिल करते हैं। उसके बाद में जो लाश थी उसका पंचनामा करते हैं। पंचनामा करने के बाद में जो डेड बॉडी थी उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। अब डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका था। इधर ये महिला थी, इसके बयान लिखवा लिए थे, आस पड़ोस के लोगों के भी बयान लिखवा लिए थे। अब पुलिस वेट कर रही थी कि किसी तरीके से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाए, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से कम जो इस गुड्डू की पत्नी सोनम बता रही है, क्या इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है, कम से कम इस बात का खुलासा होगा। और दोस्तों उसके बाद में जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो ये जो पूरा केस था ये एकदम से, जो अभी तक एक एक्सीडेंटल मौत बताया गया था, ये पूरा केस टर्न हो जाता है। जब ये केस टर्न होता है तो उसके बाद में पुलिस वाले जो थे अब इस महिला से पूछते हैं कि आखिरकार तुम्हारे पति की तो हत्या हुई है और तुम बता रही हो कि तुम्हारा जो पति है वो बाथरूम में फिसल कर गिर गया है। अब ये महिला जो थी एकदम से सकपका जाती है। दरअसल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये लिखा हुआ था कि इस व्यक्ति के सर पर किसी बहुत ही भारी भरकम चीज़ से वार किया गया है, जिसकी वजह से इनकी मौत हुई है। लेकिन सर पर कोई भारी भरकम चीज़ या फिर व्यक्ति खुद फिसल के गिर जाए तो चोट तो लगनी ही है। तो ऐसे में ऐसा कैसे लग रहा था कि इसकी हत्या हुई है। दरअसल दोस्तों गुड्डू की सर पर चोट लगने से पहले उसके जिस्म पर भी अन्य जगहों पर चोटों के निशान थे, जो साफ साफ बता रहे थे कि इस गुड्डू के साथ में काफ़ी ज़्यादा मार पिटाई की गई। लिहाजा पुलिस वालों का जो शक था सीधे सीधे गुड्डू की पत्नी सोनम पर जाता है। लिहाजा सोनम को अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट करने के बाद में सीधा पुलिस थाने लेके आया जाता है और पुलिस थाने लाने के बाद में इसकी पूछताछ की जाती है। जब इससे पूछताछ की जाती है तो शुरुआत में तो ये पुलिस को तमाम तरीके से गुमराह करने की कोशिश करती है, पुलिस को घुमाती है, पुलिस को तमाम तरीके से बहलाने, फुसलाने और उसको डाइवर्ट करने की भरपूर कोशिश कर लेती है। लेकिन चूंकि दोस्तों इस महिला ने पहले अपने बयान में बताया था कि मेरे पति की मौत फिसलने की वजह से हुई है, जबकि उसके पति के साथ में मार पिटाई हुई है, तो इसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। हत्या हुई है और हत्या में सोनम शामिल है। अब हत्या में कौन और व्यक्ति था ये सोनम से पूछताछ करना अभी बाकी था। लिहाजा पुलिस वाले अब सोनम के ऊपर सख्ती दिखाते हैं। सख्ती के साथ साथ सोनम का जो मोबाइल नंबर होता है उसका CDR भी निकालते हैं। इधर पुलिस वाले सख्ती दिखाते हैं, उधर मोबाइल का CDR निकलवाते हैं। तो CDR में एक नंबर मिलता है जिससे सोनम लगातार बात किया करती थी और इधर सोनम भी टूट जाती है। दरअसल सोनम पुलिस को जो कहानी सुनाती है उस कहानी के हिसाब से सोनम की जब शादी गुड्डू के साथ में होती है तो वो गुड्डू के साथ में अपनी बेहतरीन ज़िंदगी बिताने की कोशिश करने लगती है। माता पिता का यानी सास और ससुर का भी ख्याल रखती है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है अब गुड्डू और सोनम, चूँकि इनकी शादी अब पुरानी हो चुकी थी, तो घर में अमूमन झगड़े, ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। सास ससुर का झगड़ा, ससुर से बहू का झगड़ा, बहू से सास का झगड़ा, इस तरीके की अब चीज़ें होने लगती हैं, घर में कलह रहने लगती है। तो उसके बाद में सोनम एक दिन अपने पति गुड्डू से कहती है कि इस तरीके से इस घर में झगड़ा है,
हर वक्त लड़ाई है, तो बेहतर यही होगा कि हम लोग अलग रह लें। कम से कम ये रोज़ रोज़ की जो लड़ाई है ये तो ख़त्म होगी। इसी बीच में गुड्डू और सोनम को एक औलाद भी हो जाती है, एक बेटा हो जाता है। उसके बाद में ये लोग अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद में ज़िंदगी बसर करना शुरू कर देते हैं और इसी बीच में इस गुड्डू और सोनम को एक बेटी भी हो जाती है। सारी ही चीज़ें बहुत एक्यूरेट तरीके से चल रही थी। घर में गुड्डू और सोनम बहुत बेहतरीन तरीके से ज़िंदगी बिता रहे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी, सारी चीज़ें बढ़िया थी। गुड्डू जो था वो बालबरी का काम किया करता था। सुबह को अपने काम पर जाता, अपनी दुकान पर, शाम को लौट के आता। जो भी पैसे बचते उसको सोनम के हाथ पे रख देता। इसी तरीके से चीज़ें चल रही थी। लेकिन इसी बीच में सोनम की मुलाकात गुड्डू के चचेरे भाई से होती है। जब गुड्डू के चचेरे भाई से सोनम की मुलाकात होती है तो इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा बातचीत होती है। बातचीत इस कदर बढ़ती है कि जो गुड्डू का चचेरा भाई होता है वो सोनम से हंसी मजाक करता है और मजाक मजाक में एक दिन वो सोनम से कहता है कि भाभी आप तो बेहद ही खूबसूरत हैं, आपको गुड्डू भैया जैसे ही इंसान मिले, आप तो बहुत अच्छे व्यक्ति के साथ में शादी कर सकती थी। सोनम इस बात पे मुस्कुराती है। मुस्कुराने के बाद में कहती है कि तुम्हारे भैया भी काफ़ी अच्छे हैं। अच्छा, जो गुड्डू का चचेरा भाई था ये किसी तरीके से उसको कन्विंस करना चाह रहा था, लेकिन फिर ये अपनी पलटी मारता है और कहता है कि भाभी जिस तरीके से तुम खूबसूरत हो उस तरीके से भैया कहाँ, लेकिन भैया भी अच्छे हैं, तुम भी अच्छी हो, लेकिन तुम कुछ ज़्यादा ही अच्छी हो। अच्छा, इन दोनों में बातचीत होने लगती है। तो उसके बाद में सोनम कहती है कि तुम कब शादी कर रहे हो? तो जो गुड्डू का चचेरा भाई होता है यानी सोनम का देवर, वो कहता है कि तुम्हारी जैसी कोई लड़की मिल जाएगी तो अभी कर लेंगे। इस पर सोनम फिर मुस्कुराती है। यानी इन दोनों में डबल मीनिंग क्रॉस बातचीत होने लगती है और बातचीत धीरे धीरे इतनी ज़्यादा क्लोज़ हो जाती है कि इन दोनों को ऐसा लगता है कि शायद हम दोनों के जो जज्बात हैं, हम दोनों के जो माइंड है एक दूसरे से मैच कर रहा है। उसके बाद में इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। दोस्ती होती है, नंबर एक्सचेंज होता है। गुड्डू जब सुबह को नाश्ता कर कर अपने काम पर चला जाता है तो उसी बीच में जो सोनम थी ये गुड्डू के चचेरे भाई को कॉल लगा देती और घंटों घंटों उससे बात करती। दोस्तों, बातचीत इन दोनों के बीच में कुछ इस कदर बढ़ती है कि एक दिन जो गुड्डू का चचेरा भाई होता है ये सोनम से अपनी मोहब्बत का इजहार कर देता है। ये कहता है कि भाभी मन ही मन में मैं आपको पसंद करने लगा हूँ, आपको चाहने लगा हूँ। अब सोनम जब ये बात सुनती है तो उसको बड़ा अटपटा लगता है। वो तो सिर्फ एक दोस्त समझ रही थी। सोनम उससे कहती है कि ठीक है, मुझे सोचने और समझने के लिए थोड़ा समय चाहिए। शाम तक सोनम सोचती है और शाम को जवाब देती है कि हाँ, मैं भी तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। अब दोस्तों, आजकल की मोहब्बत जब पसंद की बात आ जाती है, नैतिक संबंधों की बात आ जाती है, प्यार मोहब्बत की बात आ जाती है, तो शारीरिक संबंध ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता। मौका देखकर गुड्डू जो था वो सोनम से कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। सोनम जो थी, जब उसका पति गुड्डू जो था वो काम पर चला जाता है तो तुरंत अपने उस देवर को घर में बुला लेती है और उसके बाद में दोनों एक दूसरे के साथ में आपत्तिजनक तरीके से शारीरिक संबंध बनाते हैं। अब दोस्तों, एक बार जब ये शारीरिक संबंध बनने का सिलसिला शुरू हो जाता है तो फिर उसके बाद कभी रुकने का नाम नहीं लेता। लगातार आए दिन इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बहुत बड़ी कहावत हमारे बड़े बुजुर्गों ने कही है कि अवैध संबंध ये एक ऐसी बीमारी होते हैं कि जो इंसान के परिवार को बिल्कुल जब निकलने के करीब पहुंच जाते हैं तब इंसान को जाकर होश आता है। और इश्क और मुश्क ये कितना ही ज़्यादा छुपाया जाए, छुपाने की कोशिश की जाए, लेकिन छुप नहीं पाते। इसी तरीके से गुड्डू की पीठ पीछे उसकी पत्नी सोनम जो थी वो गुड्डू के चचेरे भाई से अनैतिक संबंधों में थी, उसके साथ में शारीरिक संबंध लगातार बना रही थी। धीरे धीरे गुड्डू को ये एहसास होने लगता है कि उसकी जो पत्नी है उसके साथ में अब फिजिकल होने की बात नहीं करती। यानी कहीं ना कहीं गुड्डू को ऐसा लगने लगा था कि जो उसकी पत्नी है उसकी जो शारीरिक नीड्स पहले रहती थी वो पहले से थोड़ी कम हुई हैं। इसलिए गुड्डू को अपनी पत्नी के ऊपर शक होता है और जब शक होता है तो ये चोरी चुप के अपनी पत्नी के ऊपर नज़र रखना शुरू कर देता है। और एक दिन जब अपने काम पर ये चला जाता है तो बीच समय से ही, यानी इसे दोपहर का खाना खाने के लिए वापस आना था, लेकिन ये लौट आता है लगभग 11:30 बजे के आसपास। और जैसे ही 11:30 बजे के आसपास ये लौट कर आता है, देखता क्या है कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। अंदर पहुंचता है तो देखता क्या है कि इसके ही कमरे से कुछ अजीब तरीके की आवाज़ें आ रही हैं। जब ये उस कमरे की विंडो से झांकने की कोशिश करता है तो देखता क्या है कि इसका ही चचेरा भाई उसकी ही पत्नी सोनम के साथ में उसके ही बेड के ऊपर नग्न अवस्था में एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध बना रहे हैं। अब दोस्तों 24 जनवरी वाले दिन की ये बात है। उसके बाद में जब ये देखता है, सुबह के 11:30 बजे के आसपास की बात थी, तुरंत ये इन दोनों को आवाज़ लगाता है। जैसे ही ये उन दोनों को आवाज़ लगाता है तो जो सोनम थी वो अपने पति के पैरों में आके गिर जाती है और कहती है कि मुझसे गलती हो गई, आइंदा से इस तरीके की गलती नहीं होगी। गुड्डू का जो चचेरा भाई था ये वहीं बेड पर बैठ जाता है, लेकिन जो गुड्डू था ये अपनी पत्नी सोनम की मार पिटाई करने लग जाता है। जब मार पिटाई करता है तो उसी समय जो गुड्डू का चचेरा भाई था ये आकर गुड्डू को रोकने की कोशिश करता है
और इसी हाथापाई में सोनम भी अपने उस देवर का साथ देने लगती है और दोनों ही गुड्डू के ऊपर सीधे पड़ जाते हैं। उसके बाद में ये गुड्डू की इतनी बेरहमी से मार पिटाई करते हैं और उसके बाद में एक भारी भरकम चीज़ से उसके सर पर वार करते हैं, जिसकी वजह से मौके पे ही उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद में उसके शव को उठाते हैं और बाथरूम में लेके जाते हैं। बाथरूम में ले जाने के बाद में 2-4 जगह दीवारों पे उसका सर मारते हैं और उसके बाद में फर्श पे लगातार जो जहाँ जहाँ गुड्डू चला था ऐसा दिखाने की कोशिश उन्होंने की थी, वहाँ वहाँ निशान बनाते हैं खून के। और उसके बाद में जो गुड्डू का चचेरा भाई था ये वहाँ से 9-11 हो जाता है और सोनम पूरा दिन उस डेड बॉडी को अपने घर में ही रखती है। दोनों बच्चों को भी इस बात की खबर नहीं थी, क्योंकि घर में 2 रूम थे और बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो उसके बाद में सोनम बच्चों को तो यही लगता है कि जो पिताजी हैं वो काम पर गए हुए हैं और सोनम ने वो कमरा बंद कर रखा था। जैसे ही शाम होती है ये किसी तरीके से उस डेड बॉडी को वहीं बाथरूम में लेके आती है और ये चालाक इतनी थी कि इसने बच्चों को ना बाथरूम में जाने दिया था और ना उस कमरे में। और जैसे ही बच्चे सो जाते हैं उसके बाद में ये उसी तरीके से पूरी प्लानिंग के तहत बाथरूम में शव को खसेड़ के लाती है। खून के निशान पहले ही वहाँ पर थे और हल्का हल्का फिर से ये उस खून के जो धब्बे थे ये फिर से वहाँ पर गहराती है, थोड़ा थोड़ा सा उसमें पानी के ऐसे कुछ करती है जिससे वो खून ताज़ा लगे, इस तरीके से करती है और उसके बाद में चीखने लग जाती है। लोग आते हैं, मामला पुलिस तक पहुँचता है और पुलिस इस पूरे केस का जब खुलासा करती है तो लोग अपने कानों पर हाथ रखते हैं। बहरहाल दोस्तों आप लोगों ने देखा कि अवैध संबंधों की भूख में ये जो महिला थी इसने कितने शातिर तरीके से अपने पूरे परिवार को खा लिया। इसने अपने चचेरे देवर की भी ज़िंदगी ख़राब कर दी, अपनी भी ज़िंदगी ख़राब कर ली, अपने बच्चों को अनाथ कर दिया और जो गुड्डू है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। दोस्तों जैसा कि मैं आप लोगों से हर वीडियो में कहता हूँ कि जो मजाक होती है ये अगर लिमिट क्रॉस करती है तो कहीं ना कहीं रिश्ते तार तार हो जाते हैं और सेम कुछ इस कहानी के अंदर भी ऐसा ही हुआ। तो दोस्तों आप लोग इस पूरी घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा और कल के दिन आप लोग के जो भी कुछ कमेंट्स हैं वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों हमारे चैनल पर जो कल के दिन कमेंट्स आए थे इसमें बिलीवर अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं और हमें बहुत प्यारा सा सुझाव देते हैं। मैं कोशिश करूँगा मेरे भाई। रिजवान अंसारी लिखते हैं वेरी नाइस कहानी। तो रिजवान अंसारी जी शुक्रिया। अंसारी अली हैं लिखते हैं जनाब सलामत रहिए। आज कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ, अफसोस हुआ, दुनिया में इंसानियत ख़त्म हो गई है, अल्लाह माफ़ फरमाए। अंसारी अली जी आपका शुक्रिया। सुरेंद्र शर्मा है लिखते हैं नमस्ते भैया और नाइस स्टोरी श्री विजयनगर राजस्थान से हमारी कहानी सुनते हैं। तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र शर्मा जी। उसके बाद में राजेंद्र कुमार हैं जो रोज़ बनाते हैं, बहुत शुक्रिया। उसके बाद में समीर दास अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, लिखते हैं आज आपकी आवाज़ से फील हो रहा है कि आपका आवाज़ लो है, प्लीज़ टेक केयर योर सेल्फ एंड कीप अप गुड वर्क। तो समीर दास जी आपका बहुत शुक्रिया। जयप्रकाश जी अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, भैया बहुत बहुत शुक्रिया। सतवीर जी कमेंट्स करते हैं, भैया बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में फिरोज़ वानी हैं लिखते हैं मैं डेली कहानी सुनता हूँ हैदराबाद से। तो फिरोज़ी वानी जी आपका शुक्रिया। फिरोज़ी वानी आगे हार्ड बनाते हैं, बहुत शुक्रिया। दी बैरिस्टर जी लिखते हैं सैड शुक्रिया। कुंदन पाल जी प्रणाम करते हैं, बहुत शुक्रिया। समीर दास हैं जो कि लिखते हैं और सही जवाब देते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि वीरेंद्र सहवाग ही भारतीय पहले T20 टीम के कप्तान थे। फिरोज़ी वानी अगला कमेंट से हार्ड बनाते हैं। नूर मोहम्मद अंसारी गुड वर्क लिखते हैं। हसीबुल अंसारी जी अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं। उसके बाद में लईक अब्बास जी अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं। सुनील त्यागी जी अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं। कृति हैं लिखती हैं 1857 में पहली क्रांति हुई थी, बागीवलिया उत्तर प्रदेश से हुई। तो कृति जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। MD कासिम अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, बहुत शुक्रिया। शिवम ठाकुर जी कमेंट्स करते हैं, वो भी बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में ये लिखते हैं कि हफ्ते में 2-3 बार बाहर की कहानी सुनाया करो, तो मैं कोशिश करूंगा मेरे भाई। हसीबुल अंसारी जी अगला कमेंट्स करते हैं। दी बैरिस्टर जी कमेंट्स करते हैं। नसीर अहमद जी कमेंट्स करते हैं। A चौधरी जी कमेंट्स करते हैं। उसके बाद में गोंडलवाल जी कमेंट्स करते हैं। धीरज चौधरी जी अपना प्यार से कमेंट्स करते हैं। सुनील त्यागी जी अपना कमेंट्स करते हैं। राम धीरज मौर्य जी कमेंट्स करते हैं। शरीफ मोहम्मद जी कमेंट्स करते हैं। राजेंद्र कुमार हैं लिखते हैं एक ही कहानी कितनी बार सुनाते रहोगे। राजेंद्र कुमार जी मेरे भाई कहानी अलग थी। दानिश जी हैं लिखते हैं सारी फर्जी कहानी है। दानिश जी मैं अपनी कहानी में पेपर की कटिंग लगाता हूँ। शिवम ठाकुर जी हैं लिखते हैं महेंद्र सिंह धोनी अपने थाला बॉस। शिवम ठाकुर जी अगला कमेंट्स करते हैं, भाई बहुत बहुत शुक्रिया। और ये लिखते हैं जो भाई बोल रहे हैं कि ये कहानी दोबारा सुन रहे हैं मलिक सर के मुंह से, तो वो गलत बोल रहे हैं, क्योंकि उस कहानी में लड़की के फूफा या दादा ने लड़की के साथ गलत काम किया था। जी बहुत अच्छी बात कही आपने। रिजवान अंसारी हार्ट बनाते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों आज के कमेंट्स मैंने आप लोगों के पूरे नहीं पढ़े, रीज़न ये है कि मैं आज की कहानी जल्दी में शूट कर रहा हूँ और मुझे कहीं जाना है। और दोस्तों कल के दिन मिलता हूँ आप लोगों से किसी और कहानी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।